फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉलमैन साइन थ्योरी। ठीक है, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टॉलमैन ने क्या अधिगम का सिद्धांत दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। उनका मानना ये था कि जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो चिन्हों से होता है, शब्दों से नहीं। ठीक है, तो उनका मतलब चिन्ह से मतलब ये था कि अगर कोई आम का फिगर है, ठीक है, मान लिया कोई आम का फिगर है, ठीक है, ये कोई आम का फिगर है और यहाँ पे अगर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे आम की जगह में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया इसे हमने क्या लिख दिया, इमली। ठीक है, इमली। तो क्या बच्चा इसे इमली समझ लेगा? नहीं, बस जानता है कि वो आम है, तो इमली मानेगा नहीं। चाहे इमली लिख दीजिए, चाहे नींबू लिख दीजिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि बच्चा क्या है, जो अधिगम करता है वो चिन्ह से करता है, वो चिन्ह को पहचान के करता है, ना कि शब्दों से करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे वो यही चीज़ सिद्ध करना चाहता है। टॉलमैन का साइन थ्योरी क्या है कि जो अधिगम है वो चिन्हों से होता है, शब्दों से नहीं। तो मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दी हूँ, तो आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इनका फुल नेम क्या था हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इनका फुल नेम क्या था? फुल नेम इनका था एडवर्ड सी टॉलमैन। ठीक है, क्या था? एडवर्ड सी टॉलमैन। इनके लाइफ पीरियड की बात करें तो 1866 से 1959 तक, मतलब 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1959 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये कहाँ के निवासी थे? यूएसए के थे। इनकी बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। बुक क्या है इनकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे सब कुछ भूल जाइएगा, ये फुल नेम में जल्दी नहीं पूछता। इनकी बुक याद रखिएगा। इनकी बुक का क्या नाम है? पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। ये कब दी थी इन्होंने? 1932। ये भी आप लोग याद रखिएगा। टॉलमैन की जो पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन जो बुक आई थी, वो कब आई थी? 1932 में, 1932 में। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने, चिन्ह अधिगम, इसको और अलग अलग नामों से भी जाना, जैसे रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन थ्योरी, पुरस्कार प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, और आगे क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दिया है? उद्देश्य। ये पॉइंट वाइज मैंने कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, उद्देश्य निहित व्यवहार, पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैंस के जनक कौन है? टॉलमैन है। मैंने अभी क्या बताया, इनकी बुक का ही नाम है पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। इसका मतलब यह है कि जब जो भी आप व्यवहार करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, या बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है, व्यक्ति जो भी एक्टिविटी करता है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है। किसी न किसी उद्देश्य से ही कोई एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए उद्देश्य निहित व्यवहार या पर्पसिव बिहेवियर के जो जनक है वो कौन है? टॉलमैन जी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्या है? अगला दिया है उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या गोल होना चाहिए। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य व्यवहार को ही क्या उद्देश्य निहित व्यवहार कहते हैं। मैंने भी कहा है ना कि जो भी आप कोई उद्देश्य है, जो भी आपने गोल सेट किया, उसके लिए जो एक्टिविटी करते हैं, जो बिहेवियर करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं? उद्देश्य निहित व्यवहार होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन, अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो टॉलमैन का थ्योरी है, टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी है, ये किस पर बेस्ड है? तो ये गेस्टाल्ट पर बेस्ड है। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी पर ये बेस्ड है। ठीक है, आगे क्या है? टॉलमैन का क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांत पर अधिक, मतलब देखिए, एक क्या होता है, एक इंडिविजुअल लर्निंग होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप वाला होता है। तो उन्होंने क्या किया था? टॉलमैन का मानना था कि व्यक्ति जो है इंडिविजुअल रूप से अधिक सीखता है। ठीक है, तो उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत पर अधिक जोर दिया था, ना कि ग्रुप वाले में। एसआर सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। जो थॉर्नडाइक ने एसआर सिद्धांत दिया था, उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। पुनर्बलन शब्द को हटा दिया। उन्होंने कहा पुनर्बलन से अधिगम नहीं होता। ठीक है, इनका मानना यह था कि पुनर्बलन जो है वो किसी कार्य के गति को बढ़ा सकता है, लेकिन अधिगम में पुनर्बलन नहीं हो सकता। ठीक, अधिगम में पुनर्बलन नहीं हो सकता। अधिगम को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि किसी कार्य की गति को बढ़ाएगा। तो इन्होंने क्या किया था? अधिगम में क्या पुनर्बलन शब्द को हटा दिया था। इसे गेस्टाल्ट चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट साइंस, क्योंकि ये किस पर? गेस्टाल्ट रूल पर आधारित है। ठीक है, गेस्टाल्ट से इन्होंने उन्हीं के बेस पर इन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की थी, थ्योरी बनाई थी, उन्हीं से प्रेरित होकर। तो इसीलिए क्या कहते हैं? इससे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी, गेस्टाल्ट चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं। चिन्ह किसका? चिन्ह इनका शब्द है टॉलमैन साहब का, और गेस्टाल्ट सिद्धांत पहले से था। तो गेस्टाल्ट चिन्ह सिद्धांत दोनों को मिक्स करके बना दिया गया। ठीक है, आगे क्या है? गेस्टाल्ट साइन थ्योरी, जो अभी मैंने बताया, इनका नाम क्या था? गेस्टाल्ट साइन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये 3S पर आधारित, 3S नहीं, मतलब SSM पर आधारित है। ठीक है, अब हम इसका समझेंगे कि SSM है क्या। इसका पहले इसका मतलब ये है सिग्निफिकेंट, उचित।
मतलब ये है सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा इसका मतलब है साइन। तीसरा इसका मतलब क्या, मीन्स एंड रिलेशन। मीन्स एंड रिलेशन है, ना कि मीन्स एंड रिलेशन, ठीक है। मीन्स एंड रिलेशन। सिग्निफिकेंट मतलब उचित। उचित का मतलब ये है कि आप जो भी मतलब कि जो भी टीचर बिहेवियर करता हो क्या उसका कोई ना कोई गोल सेट होता है, ठीक है। आपको क्या, आप जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसका कोई उचित गोल सेट होता है पहले से। गोल किसी उद्देश्य को दिमाग में रख कर ही आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, साइन। साइन, ठीक है। दूसरा इसका मतलब क्या है, साइन है। साइन का मतलब चिन्ह, मतलब ये है कि एक्शन, जो भी आप क्रिया करते हैं एग्जैक्ट। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे क्या है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इन तीनों को मिला के, ठीक है। इन तीनों को मिला के जैसे यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट मतलब उचित। उचित का मतलब क्या है, आपका गोल क्या है। मान लिया आप क्या केवीएस के क्या टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। केवीएस का टीचर बनना चाहते हैं, ये आपका क्या एक गोल है, ठीक है, एक उद्देश्य है, एक सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइन है मतलब चिन्ह। तो आप उसको केवीएस के टीचर बनने के लिए जो आप एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी मान लिया आपने कोचिंग किया, कोई यूट्यूब चैनल देखा, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी किस में आएगी, साइन में आएगी, ठीक है। एक्शन जो भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या, मीन्स एंड रिलेशन, ठीक है। अर्थ एवं संबंध, अर्थ एवं संबंध, रिलेशनशिप, रिजल्ट मतलब रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आपने कोचिंग किया, उसके बाद क्या कि आपने एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वो रिजल्ट जो होगा वो क्या है, वो किस में आएगा, मीन्स एंड रिलेशनशिप में, ठीक है। किस में आएगा, मीन्स एंड रिलेशनशिप में। जो आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा, मतलब एग्जाम देंगे फिर एंड रिलेशनशिप, एग्जाम किसके लिए देंगे, रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ एवं संबंध पर हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, SSM। एस मतलब साइन, सिग्निफिकेंट, फिर साइन, और फिर क्या, मीन्स एंड रिलेशंस। ये आपको कभी कभी फुल फॉर्म में भी दे सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे क्या है, इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, जो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, जो ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा भी, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको क्या कहा है टॉलमैन ने, कॉग्निटिव, क्या कहा है, कॉग्निटिव मैप कहा। क्या कहा है, कॉग्निटिव मैप। मतलब ये है किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पूरी योजना की, उसमें क्या बिहेवियर करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, क्या चिन्ह होंगी, ये पूरा क्या एक मानसिक चित्रण जो तैयार किया जाता है, वो क्या होता है, मानसिक रूप से एकदम योजना बना लेना, वो क्या होता है, कॉग्निटिव मैप्स होता है। कॉग्निटिव मैप्स का मतलब ही होता है मानसिक, क्या होता है, मानसिक अवधारणा या अवधारणा मानचित्र कह सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कॉन्सेप्ट मैप या कॉग्निटिव मैप्स भी कहते हैं, ठीक है। किसी गोल को पाने के लिए जो एक मन में, एक माइंड में जो व्यक्ति या बच्चा जो भी अधिगम करता है, वो मन में जो क्रियाएं करने के लिए एक योजना, पूरा चित्र, मानचित्र मतलब क्रिएट करता है कि हाँ इसके बाद ये करना है, ये करना है, वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैप्स होता है, ठीक है। उसी को क्या कहा गया है, कॉग्निटिव मैप्स कहा गया है। कॉग्निटिव मैप्स यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनल मतलब आंतरिक, सोशल मतलब एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इंटरनल और सोशल दोनों पर डिपेंड करता है। अपने आंतरिक मन और समाज के बीच उलझन के बाद भी किसी समस्या का हल निकालना, अर्थात आंतरिक मन में कोई हल का मैप तैयार करना, वो क्या होता है, कॉग्निटिव मैप्स होता है। मतलब संज्ञानात्मक चित्रण या अवधारणा मानचित्र क्या होता है कि मान लिया आपके दोस्त हैं और आप हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच भी आप खुद अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई हल निकाल रहे हैं, और उसका एक मानसिक मन में क्या एक हल निकाल रहे हैं, मन में एक चित्र बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉग्निटिव मैप्स हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, इन्होंने एक और दिया है, लेटेंट लर्निंग या हाइड लर्निंग, ठीक है। लेटेंट मतलब गुप्त, हाइड मतलब छिपी हुई या सुसुप्त अधिगम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष ना दिखना, मतलब ये है कि ऐसा अधिगम जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ठीक है। ऐसा अधिगम जो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखे, होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। जैसे विद्यार्थी के प्रति दिन का अधिगम परिणाम में ही दिखता। मतलब ये है कि जैसे इस टाइम आप, जैसे जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आप क्या प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष क्या दिखेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट जो भी आएगा आपका, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आएगा, वो क्या एक प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखेगा कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना पढ़ा हुआ, आपने कितना सीखा है अभी तक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष ना दिखना। मतलब ऐसा अधिगम जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता लेकिन बाद में दिखता है, ठीक, होता रहता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिखता, वो इकट्ठा दिखता है, ठीक है। जैसे टॉलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, रैट पर भी किया और मंकी पर भी किया, ठीक है। इन्होंने रैट पर भी किया, मंकी पर भी किया, लेकिन इन्होंने रैट पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। रैट वाले को ज़्यादा बेस्ट समझा है।
रूल्स ऑफ लेटेंट लर्निंग। थॉर्नडाइक को इन्होंने क्या किया था, रूल्स ऑफ लेटेंट लर्निंग मतलब गुप्त अधिगम के इन्होंने 3 नियम दिए थे, वो भी किसको गलत साबित करने के लिए, थॉर्नडाइक को गलत साबित करने के लिए इन्होंने 3 नियम दिए हैं। पहला लॉ ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत, सकारात्मक परिणाम पाने के लिए किया गया अधिगम। मतलब यह है कि जब बच्चा या अधिगम करता जो है वो पॉजिटिव परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए क्या करता है, अधिगम करता है, सीखता है। जैसे आप क्या है अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, हम इतनी मेहनत करें ताकि हम टीचर बन जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एम्फसाइज मतलब ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ एम्फसाइज। मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आप इसको मैनेज कर लीजिए। लॉ ऑफ एम्फसाइज मतलब दबाव का नियम, ठीक है। क्या है, विद्यार्थी का अपने किसी विषय पर अधिक दबाव देना जो कि उसका कमजोर, मतलब यहाँ पे ये है कि अधिगमकर्ता जो है वो क्या करता है, अपने किसी किसी सब्जेक्ट पर वो अधिक फोकस करता है जो कि उसका, जैसे कोई सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, तो उस पर क्या वो ज़्यादा टाइम देगा, उस पर वो ज़्यादा जोर देगा। जैसे इस टाइम क्या है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी का मैथ कमज़ोर हो, किसी का इंग्लिश कमज़ोर हो, किसी का हिंदी कमज़ोर, तो वो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेगी कि हाँ मेरा ये कमज़ोर है तो इसको मैं बूस्ट करूँ, उस पर वो ज़्यादा दबाव बनाएगा, ठीक है। अगला क्या है, लॉ ऑफ डिस्ट्रप्शन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डिस्ट्रप्शन है, यहाँ पे टी होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, व्यवधान का नियम, विद्यार्थी के अधिगम में रुकावट आना। मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं, आप केस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कभी क्या हो जाएगा, आप मानसिक रूप से क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, शारीरिक रूप से थक जाएंगे, या मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, या घर में कोई काम हो गया, किसी की शादी है, किसी का फंक्शन, तो तमाम तरीके क्या हो जाते हैं, व्यवधान आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिस्ट्रप्शन या व्यवधान का नियम। तो इन्होंने थॉर्नडाइक को गलत साबित करने के लिए इन्होंने भी क्या 3 नियम दिए। एक लॉ ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा एम्फसाइज मतलब दबाव का नियम, तीसरा डिस्ट्रप्शन मतलब क्या है, व्यवधान का नियम, ठीक है। आगे क्या है, ये अब इन्होंने जो नियम दिए उसका शिक्षा में कैसे उपयोग होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। शिक्षा में कैसे उपयोग, जो पढ़ाया गया है उसका उद्देश्य जरूर, इनका मानना ये था कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप अधिगम कर रहे हैं, या टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य पहले से क्या होता है, सेट होता है, ठीक है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। फिर क्या है, अधिगम के लिए ये चौको नहीं है, मतलब ये है कि बच्चों, ठीक है, क्या था यहाँ पे, बच्चों था, यहाँ पे क्या था, बच्चों था, ठीक है, क्या था यहाँ पे क्या था, चाइल्ड था, ठीक है। बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि कोई बच्चा है तो उसको आप मजबूर करके नहीं सिखा सकते, ठीक है, उसको जोर दे के नहीं सीख, जब तक वो खुद से तैयार नहीं होगा। तो उसको खुद से पहले तैयार, उसको मोटिवेट कीजिए, कुछ भी करके उसको, जब तक वो खुद से तैयार नहीं होगा तब तक आप उसको मजबूर करके नहीं पढ़ा सकते हैं। नए विचार सोचना, इसमें क्या है, बच्चों को ऐसा वातावरण देना, इस तरह अधिगम कराना ताकि उनमें क्या नए नए विचार क्रिएट हो, ठीक है। अधिगम कभी भी बेकार नहीं होता, कभी ना कभी काम, मतलब सॉरी, कभी न, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं बच्चों को, वो उसकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा। अधिगम कभी भी वेस्ट नहीं होता, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या, 5वां क्या, काम की गति को बढ़ाने के लिए पुनर्बल जरूरी है, लेकिन पर अधिगम में पुनर्बलन जरूरी नहीं। ये मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने क्या कहा, पुनर्बलन को इसीलिए रिजेक्ट किया कि अधिगम में पुनर्बलन का कोई काम नहीं है। अधिगम को पुनर्बलन नहीं बढ़ाता, बल्कि पुनर्बलन सिर्फ काम की गति को बढ़ाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ भी नहीं। ये मेरा चैनल है टीचर एस्पिरेंट 24/7, आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह मेरे साथ पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेंटल स्ट्रेस से भी एकदम दूर रहिए, मेंटली स्वस्थ रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।